बच्चों, आज हम लोग पढ़ते हैं गेहूं की खेती। जानते हैं गेहूं को इंग्लिश में व्हीट के नाम से भी जानते हैं। पहले गेहूं के जानते हैं कि ये भारत की एक मुख्य फसल है। धान के बाद सबसे अधिक क्षेत्र में उगाई जाने वाली दूसरी फसल। अगर धान को हम लोग 42 मिलियन हेक्टेयर में उगा रहे हैं तो गेहूं की खेती लगभग 28 मिलियन हेक्टेयर में भारतवर्ष में हो रही है। थोड़ा गेहूं के हम लोग इतिहास के बारे में जान लेते हैं कि देखा जाए गेहूं खेती आज से नहीं करीब 6700 वर्ष पूर्व से ही प्रारंभ हो गई थी। इराक का एक शहर है जगह पर है, वहां पर मिला था 6700 वर्ष पूर्व जो होता है ये वहां पर इसकी खेती वहां पर होती थी। वहां का अवशेष मिलने जब उसका कार्बनिक डेटिंग निकाली गई तो उसका समय लगभग इतना हो गया। हमारे जब मोहनजोदड़ो हड़प्पा की खुदाई हुई थी वहां भी करीब 250 वर्ष पूर्व 2500 वर्ष पूर्व जो है वहां पर भी इसके गेहूं के अनाज पाए गए थे। अगर हम लोग इस खेती की देखें तो इसका वैज्ञानिक नाम देखा जाए तो इसका जो है हम लोग खेती कर रहे हैं जिस गेहूं की उसका नाम है ट्रिटिकम एस्टिवम, और इसकी जो फैमिली होती है कुल होता है वो ग्रेमली कुल होती है, जिसको घास कुल के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और इसके हम लोग अगर न्यूट्रिशनल पॉइंट व्यू से देखें तो इसमें करीब 12% 10 से 12% प्रोटीन पाया जाता है। और इसके अलावा अन्य थोड़े थोड़े हैं, इसे 1% करीब फैट भी पाया जाता है। उसके अलावा छोटे जो है हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट है, कैल्शियम मैग्नीशियम थोड़े थोड़े विटामिन सी पाई जाती हैं। और जो प्रोटीन होती है इसमें नाइसिन और थायमिन नामक प्रोटीन होती हैं। ये पाई जाती हैं जो अच्छी मानी जाती हैं, तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी मानी जाती हैं। और गेहूं में एक चीज और पाई जाती है ग्लूटीन। जानते हैं ग्लूटीन एक प्रकार का पदार्थ होता है इसमें, जो कि आप देखिए रोटी फुलाने का भी काम करता है। आप जो ब्रेड बनाते हैं ग्लूटीन की क्वालिटी कारण ही हमारी जो ब्रेड बनती है ग्लूटीन ये केवल गेहूं में पाया जाता है। देखिए इसीलिए गेहूं के ही ब्रेड बनाया जाता है, जो हमारी रोटी भी मुलायम होती है, स्ट्रेचेबल होती है, इसी कारण जो होती है। और इस गेहूं से हमारा और कहाँ इस्तेमाल होता है, देखो बिस्कुट बनती है, सूजी बनती है और तमाम प्रकार के हम लोग प्रोडक्ट उसका इस्तेमाल करते रहते हैं, दलिया बनाते हैं। तो गेहूं पे देखा जाए तो इसकी जलवायु कहाँ कि किन क्षेत्रों में ये इसकी खेती अच्छी होती है। देखा जाए तो जो हमारी गेहूं की फसल है वो शीतोष्ण जलवायु की फसल है, टेम्परेट क्षेत्र की फसल होती है ये, शीतोष्ण जलवायु ये और शीतोष्ण जलवायु की हमारी मुख्य फसल है। इसके अलावा इसको हम लोग ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल में भी थोड़ी बहुत मात्रा में उगाते हैं। ये हमारी और इसके लिए जो तापक्रम होता है सबसे बढ़िया होता है 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर होता है इसके जमाव के लिए। और बढ़वा जब इसकी मैच्योरिटी आती है तो थोड़ा टेम्परेचर इसका बढ़ जाता है। उसमें जब फरवरी में मार्च में मैच्योर होने लगता है तो उसमें करीब 30 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। लेकिन सबसे बेस्ट टेम्परेचर इसका 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड माना जाता है। लेकिन सबसे ऑप्टिमम जो टेम्परेचर माना जाता है वो 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और अगर देखें इसकी हम लोग जब खेती शुरू करेंगे तो सबसे पहले देखें कि इसकी मिट्टी कैसी होती है। मिट्टी जान लीजिए इसकी जो होती है सबसे अच्छी मिट्टी सॉयल जिसको कहते हैं, मृदा या सॉयल। जो मृदा होती है वो दोमट मिट्टी होती है सबसे बेस्ट मानी जाती है गेहूं की खेती के लिए। इसके अलावा इसको हम लोग बलुई दोमट और क्ले लोम जो होती है चिकनी दोमट और बलुई मिट्टी में भी थोड़ा कुछ क्षेत्रों में उगाते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट हमारी ये मिट्टी होती है, दोमट होती है। और इसकी जो पीएच मान होता है करीब 6 से 7.5 तक, इसके 8 तक भी हम लोग उगा सकते हैं, सबसे बेस्ट होता है। और इसके लिए जल निकास की उचित व्यवस्था भी होनी चाहिए। ये हमारी मिट्टी हो गई। इसके अलावा देखिए खेत की तैयारी होती है, तो खेत की तैयारी हम लोग क्या क्या करेंगे। खेत की तैयारी प्रिपरेशन ऑफ द सॉयल, इसमें क्या करते हैं जानते हैं कि गेहूं अधिकतर हम लोग कब उगाते हैं कि ये इसके बोने का समय होता है अक्टूबर नवंबर, लेकिन सबसे बेस्ट समय नवंबर का महीना होता है। तो खेत की तैयारी जानते हैं धान की फसल काटने के बाद अक्सर हम लोग गेहूं की खेती करते हैं। तो उसमें जब पडलिंग करते हैं धान के खेत में तो हमारी मिट्टी क्या होती है, कड़ी हो जाती है। तो उसको हम लोग अच्छे से जुताई करने के लिए एक जुताई मिट्टी पलट हल से करते हैं, उसके बाद 3-4 जुताई हैरो से करने के बाद उसको पाटा लगाते रहते हैं, जिससे हमारा खेत
तैयार हो जाता है। और गेहूं के लिए विशेष एक कहावत कही गई है कि इसकी मिट्टी जो होती काफी मुलायम होती है तो जमाव अच्छा होता है। जबकि मॉडर्न कॉन्सेप्ट में आ गया जीरो टिलेज कल्टीवेशन भी हो रही है, इसमें हम लोग केवल एक जुताई करके ही डायरेक्ट हम लोग बीज बो देते हैं, तब भी गेहूं की फसल हमारी जो उतनी पैदावार देती है जितना हम लोग कई जुताई करने के बाद लेते हैं। तो अभी जो सामान्य रूप से खेती होती है वो वही है, एक जुताई जो होती है मिट्टी पलट हल से और 3-4 जुताई हैरो से करके मिट्टी को भुरभुरी बना लेते हैं। इसके अलावा आती है इसकी जो प्रजातियां, हमें गेहूं की खेती करना है तो ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है उत्पादन के लिए कि इसकी प्रजाति कैसी हो, वैरायटी, प्रजातियां, या इसको वैरायटीज नाम के भी जानते, वैरायटीज। तो इसकी वैरायटी जानते ही हैं कि जो सबसे कई क्षेत्रों के लिए होती है, सिंचित क्षेत्रों के लिए, असिंचित क्षेत्रों के लिए, वरानी क्षेत्रों के लिए। तो सब सिंचित क्षेत्रों के लिए जो इसकी मुख्य वैरायटी होती हैं कौन कौन सी हैं हम लोग उसको जान लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम बीज अच्छा बोएंगे तो हमारी फसल भी बहुत अच्छी पैदावार देगी। इसलिए बीज के चुनाव करते समय हम लोग सर्टिफाइड, यानी जो सर्टिफाइड सीड होता है उसको इस्तेमाल करना चाहिए। उसके अलावा हमारे फाउंडेशन सीड भी, ब्रीडर सीड भी, लेकिन वो खेती के लिए अच्छे होते हैं लेकिन बहुत महंगे होते हैं। इसलिए जो सर्टिफाइड सीड ही सबसे अच्छा माना जाता है जो किसानों के बोने के लिए। और बीज की व्यवस्था ऐसी होती है कि बीज हमारा स्वस्थ होना चाहिए, उसका जमाव भी करीब 80%, 85% से 90% तक जमाव अच्छा होना चाहिए, उसमें कोई रोग और बीमारी नहीं होना चाहिए। तो वैरायटियां हमारी कौन कौन सी हैं देखिए। तमाम जो वैरायटियां सामान्य रूप से इस्तेमाल हो रही हैं आजकल, वो रोग रोधी तमाम, इसमें से गेरोई लगती है, इसको रस्ट कहते हैं, कंडुआ लगता है, उसकी और रोधी जातियां भी हमारी आ गई हैं। जो सिंचित क्षेत्रों के लिए हमारी मुख्य वैरायटियां हैं वो कौन कौन सी हैं देखिए। जो सबसे अधिक उगाई जा रही है वो है PBW 343, PBW 443, PBW 502, PBW 175 और PBW 606। ये सब इसकी इसकी सीरीज की वैरायटियां हैं। इसके अलावा देखिए हमारी आती हैं कि जो कानपुर से निकली हुई हैं, ये है 402, जिसको हम लोग माही के नाम से भी जानते हैं। इसका एक और नाम है माही के 307 और के 9006। इसको शताब्दी के नाम से भी जानते हैं, शताब्दी। तो ये हमारी हो गई। इसके अलावा यूपी सीरीज की भी वैरायटियां हमारी हैं, जैसे यूपी 2338, यूपी 2382, ये हमारी हो गई। इसके अलावा और वैरायटियां हैं जो फैजाबाद से निकली हुई, इसको नरेंद्र गेहूं के नाम से भी हम लोग जानते हैं। देखिए इसको हम मिटा करके लिखते हैं, थोड़ा स्पेस की कमी है। तो नरेंद्र गेहूं ये नई वैरायटी निकली है, नरेंद्र गेहूं 5054, इसको इस तरह NW लिखते हैं, नरेंद्र व्हीट 5054, NW और नरेंद्र व्हीट 1012। इसकी वैरायटियां हैं नरेंद्र W 1076, ये सब नरेंद्र W 2036। ये सब सी गेहूं की वैरायटियां आचार्य नरेंद्र कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज फैजाबाद में है, वहां निकली हुई वैरायटियां हैं। इसके अलावा दिल्ली से भी तमाम वैरायटियां हमारी निकली हैं, जैसे उसको देखिए मैं लिख रहा हूं, HD करके आती हैं, जो दिल्ली से निकाली गई हैं वो HD सीरीज की हैं। HD 3287 2687, HD 2687 है, HD 3226। इसको कहते हैं हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, पूसा यशस्वी, पूसा यशस्वी के नाम से भी हम लोग जानते हैं इसको, पूसा यशस्वी। पूसा वत्सला भी एक आती है, पूसा वत्सला, ये HD सीरीज की हैं। ये सब वहां की वैरायटियां निकाली गई हैं। इसके अलावा होती हैं 3086, HD 3086, HD 3086, ये सब दिल्ली की निकाली हुई वैरायटियां। इसके अलावा हमारी DBW 14, ये सब वैरायटियां हैं। तो ये सब हमारी सबसे अच्छी वैरायटियां हैं, गेहूं की उन्नत प्रजातियां हैं, जिसको बोने से हम लोग अधिक से अधिक पैदावार प्राप्त कर सकते हैं।
ये हमारी हो गई। इसके अलावा देखिए हम लोग इसकी प्रजातियों का चुनाव कर लिए। अब हमारी अन्य इसके बाद आता है कि बीज की मात्रा, कितना बीज लगेगा हमको गेहूं की खेती करना है। और जो हम लोग इसकी मात्रा निकालते हैं सब हेक्टेयर में निकालते हैं, यानी 10,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में ही इसका हम लोग बीज की मात्रा, जो भी मात्रा हम लोग डिसाइड करेंगे वो 1 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए। जानते हैं कि हेक्टेयर होता है 100 मीटर लंबा 100 मीटर चौड़े क्षेत्र को, जैसे 100 गुणे 100 बराबर हो गया 10,000 वर्ग मीटर। इस क्षेत्र के लिए हम लोग बीज की मात्रा, खाद की मात्रा, दवा की मात्रा सब हम लोग यूज करेंगे। मीटर में है, ये सब मीटर में, तो इसने हेक्टेयर हो गया। इसी को हम लोग कहते हैं ये हेक्टेयर। तो हेक्टेयर के लिए जानते हैं गेहूं के बीज को सबसे पहले हम लोग क्या उसके कहते हैं, बीज की मात्रा डिसाइड कर लेंगे कितना बीज की आवश्यकता होती है। जो सामान्य देखिए इसकी जो विधियों के आधार पर निर्भर करता है कितना बीज लगेगा। कि गेहूं जो हम लोग समान रूप से आजकल जो गलत ढंग से कुछ किसान इस्तेमाल करते हैं, इसको छिटकवा विधि कहते हैं। तो गेहूं को लेकर खेत पूरा बिखेर देते हैं, तो गलत तरीका है। तो समान रूप से जो होता है गेहूं का बीज की मात्रा जो होती है, सीड रेट इसकी है वो 100 किलोग्राम है। अगर मोटे दाने का है तो वो 125 किलोग्राम करीब लगता है। अगर लेट भी हम लोग बो रहे हैं, लेट सोइंग के लिए बोना है, दिसंबर में हम लोग बुआई कर रहे हैं, तब भी 125 केजी बीज लगता है। और एक गेहूं बोने की और विधि है बेड प्लांटिंग विधि। बेड प्लांटर आता है, एक यंत्र है, उससे हम लोग करते हैं, तो उससे 75 केजी लगता है बेड प्लांटर से। और एक जानते हैं डिबलर विधि होती है। डिबलर विधि थोड़े से बीज को थोड़े से क्षेत्रफल में केवल उसका मल्टीप्लीकेशन करने के लिए अच्छे बीजों का, क्योंकि बहुत कॉस्टली होता है, इसमें लेबर और समय बहुत अधिक लगता है। तो उसमें जो होता है डिबलर विधि में करीब 25 से 30 किलोग्राम 25 से 30 किलोग्राम बीज लगता है डिबलर विधि से। खूंटी की तरह होता है, उसको हम लोग उसको सेव जैसे सपोज दैट देखें आप लोग, तो नहीं कहीं पर रिसर्च फार्मों पर उपयोग होता है। इसमें डंडा लगा रहता है, इसमें खांचे बने होते हैं, इसमें जगह जगह इस तरह से खूंटियां बनी रहती हैं। इन खूंटियों को जमीन पर के प्रेस करते हैं, तो जो छेद हो जाता है उसी छेद में बीज को हम लोग डाल देते हैं और ये अंकुरित हो जाता है। इसकी प्रॉपर डिस्टेंस होती है। ये हमारी बीज की मात्रा हो गई। अब बीज बोने के लिए क्या करेंगे, हम लोग उपचारित करेंगे। उपचारित करेंगे, कैसे करेंगे, इसके लिए जानते हैं कि आते हैं तमाम हमारे, अब तो केमिकल पहले अभी भी आ रहे हैं, थीरम है और ये कार्बेंडाजिम है, इससे हम लोग उपचारित करते हैं। इसके अलावा कुछ बायो हमारे एजेंट आ गए हैं जिससे हम लोग बीज उपचारित करते हैं, और बीज उपचारित करने से उसमें कोई रोग और बीमारी नहीं लगती है। उपचारित करने के लिए देखिए बीज उपचार सीड ट्रीटमेंट किससे करते हैं, थीरम से कर सकते हैं। थीरम 2.5 ग्राम प्रति पर केजी बीज की मात्रा, या कार्बेंडाजिम, ये भी कार्बेंडाजिम की 2.5 ग्राम मात्रा प्रति केजी सीड के हम लोग उस रेट से इसको उपचारित कर लेते हैं। उपचारित करने से होता है कि ये हमारे खेतों में जो फफूंदी नाश तमाम बीमारियां होती हैं उससे नहीं होती हैं। इसके अलावा देखिए कुछ हमारे जो है बायो पेस्टिसाइड्स आ गए हैं, जैसे एक आ गया ट्राइकोडर्मा। जानते हैं ट्राइकोडर्मा, ये बहुत ही अच्छी तकनीक है। आजकल हम लोग जैविक खेती के लिए अब ये केमिकल को धीरे धीरे कम करते जा रहे हैं। ये जो ट्राइकोडर्मा है, ये प्रकार की फफूंदी है, इसके हम लोग 4 ग्राम मात्रा 4 ग्राम पर केजी सीड के साथ में हम लोग उपचारित करते हैं। तो इसमें जो फफूंदी वाले रोग हैं नहीं होते हैं, इसमें केमिकल रहित है। तो ये जबकि इसके विकल्प रूप में हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं ट्राइकोडर्मा को। लेकिन कुछ जो इसे कार्बेंडाजिम है, ये सिस्टमिक हमारी बीमारी है, लूज स्मेट होता है, इसमें गेहूं लगता है, उसके लिए कार्बेंडाजिम का उससे उपचारित करना अच्छा माना जाता है, वो कंट्रोल कर लेता है। तो इसको उपचारित करने के लिए हम लोग ट्राइकोडर्मा भी इस्तेमाल करें और थीरम कार्बेंडाजिम। इसका एक फार्मूला है FIR। FIR क्या है, ये जानिए कि जैसे हम लोग पहले अगर बीज को उपचारित करना है, फफूंदी नाशक से भी करना है और ये इससे करना है, आपको केमिकल से भी करना है, सबसे क्या करेंगे, फंजीसाइड्स करते हैं। फंजीसाइड हमारा क्या हो गया, थीरम या कार्बेंडाजिम या ट्राइकोडर्मा। आई से क्या है, इंसेक्टिसाइड, जैसे कुछ कीड़ों को मारने के लिए हम लोग दवा से उपचारित करते हैं, तो इंसेक्टिसाइड हो गया। और आर से क्या है, राइजोबियम, अगर दलहनी फसल है तो हम लोग राइजोबियम करते हैं। इसके अलावा राइजोबियम इसमें नहीं करते हैं,
तो जो हमारा एक होता है एजोटोबैक्टर, गेहूं की फसल के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं, उसके करीब 4-5 ग्राम मात्रा पर केजी सीड से एजोटोबैक्टर, ये वायुमंडल की नाइट्रोजन को स्थिर करता है, एजोटोबैक्टर। इससे क्या होता है कि ये करीब 25 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन, 25-30 kg इसमें खेत में हमारे फिक्स कर देता है, जो कि फसलों के लिए बहुत ही लाभदायक माना जाता है और जैविक खेती के लिए भी हमारा ये बहुत ही अच्छा है। इसके अलावा हम लोग कुछ भूमि शोधन भी करते हैं। ये तो बीज शोधन हो गया, भूमि शोधन में भी हम लोग क्या करते हैं, ट्राइकोडर्मा को है, इसे दीमक लगते हैं तो उसके लिए बिवेरिया बेसियाना है, एक फफूंदी है, उसको हम लोग गोबर की खाद में 60-70 किलोग्राम गोबर खाद मिलाकर 1 हफ्ते तक पानी छिड़क करके उसको छाया में रखते हैं, फिर अंतिम जुताई के समय खेत में मिला देते हैं, उससे बीमारियां नहीं लगती हैं। अब बीज की मात्रा होगी। अब बोने की विधियां कितनी होती है गेहूं के लिए, हम लोग किस विधि से गेहूं बोएंगे। देखिए सामान्य रूप से जो होता है सबसे बढ़िया विधि है लाइन में बुआई। जब लाइन में बुआई करते हैं तो हमारे जो उसकी दूरी होती है, पौधे उसकी लाइन से लाइन की दूरी वो प्रॉपर होती है और उसकी बढ़वार के लिए प्रॉपर जगह मिल जाता है, जिससे हमारी फसलों की वृद्धि अच्छी होती है। अच्छी वृद्धि होगी तो पैदावार भी अच्छी होगी। जैसे गेहूं के लिए है ये करीब 20 सेंटीमीटर लाइन से लाइन की दूरी, ये 20 सेंटीमीटर है एक लाइन से लाइन की दूरी, यहाँ पर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बोते हैं और इस सबसे अच्छी दूरी मानी जाती है। अगर हमको लेट गेहूं की बुआई करना है इसकी दूरी घटा देते हैं, 15 से 18 सेंटीमीटर की दूरी करते हैं, क्योंकि लेट जानते हैं कि उतनी अच्छी ग्रोथ नहीं हो पाती है, इसके लिए हम लोग कर देते हैं। अब गहराई में कितने बोते हैं जानते हैं कि हम इसमें जो हमारी बौनी प्रजाति गेहूं है वो उसकी जो कोलियोटाइल होती है, जमाव का जो अंकुरण होता है वो छोटा होता है, करीब 5 सेंटीमीटर का, उसको कहते हैं कोलियोटाइल। कोलियोटाइल ये होता थोड़ा छोटा होता है। इसमें पहले हमारे लंबे गेहूं की वैरायटियां थी तो उसमें गहराई बो लेते थे, लेकिन इसको 5 सेंटीमीटर हम लोग 4 से 5 सेंटीमीटर की गहराई पर जो बौनी प्रजाति की हमारी सब गेहूं की हैं ये उसको बोते हैं, ये सबसे अच्छा माना जाता है। और इसको हम लोग देखिए अब अगला स्टेप पर आते हैं कि इसमें खाद और उर्वरक कितना डालेंगे। गेहूं खेती तो हमको करना है, तो इसके लिए सबसे पहले तो हम लोग ऑर्गेनिक मैन्योर यूज करेंगे। खाद और उर्वरक, मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर, खाद एवं उर्वरक। तो ये हो गया। इसमें जो कार्बनिक खाद हमारी है करीब 60 से 100 केजी या 100 से 150, जितना भी आप गोबर की खाद कंपोस्ट खाद डाल दें, 60 से 100 केजी पर हेक्टेयर इस्तेमाल करेंगे। उसके अलावा इसके हम जो लोग पहले मिट्टी की जांच कर लेंगे, क्योंकि डिसाइड नहीं है कि हमारी मिट्टी में क्या चीज कितनी मात्रा में उपलब्ध है। उसके लिए सबसे पहले देखिए आजकल मृदा स्वास्थ्य कार्ड बन रहा है, पूरे भारतवर्ष में अभियान भी चल रहा है, तो हम लोग अपने मिट्टी की जांच करा लेंगे तो ये मालूम हो जाएगा कि इसमें कौन सा तत्व कितनी मात्रा में उपलब्ध है। उसी के हिसाब से हम लोग इसमें जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की मात्रा को निर्धारित करके उपयोग करेंगे। तो अगर हम लोग नहीं जांच करवा पाए हैं तो उसके लिए एक वैज्ञानिकों ने रिकमेंड किया है कि सामान्य तौर पर इसमें करीब 120 केजी नाइट्रोजन, 60 केजी फास्फोरस और 40 केजी पोटास, ये प्रति हेक्टेयर है, सब प्रति हेक्टेयर। इतनी मात्रा को हम लोग इसमें प्रयोग करते हैं। आजकल देखिए लगातार खेती हो रही, धान और गेहूं कंटिन्यू क्रॉपिंग सिस्टम चल रहा है, तो उसमें जिंक और सल्फर की भी कमी होने लगी। तो इसमें करीब 20 केजी जिंक सल्फेट ZnSO4 हम लोग प्रयोग करते हैं और 30 केजी सल्फर का भी प्रयोग करते हैं, जिससे हमारी पैदावार बहुत अच्छी होती है, क्योंकि तत्वों की धीरे धीरे कमी होती जा रही है। तो इसको देने की विधि क्या है, तो सपोज दैट हम लोग ये उर्वरक की मात्रा निर्धारित कर लिए। अब देने की विधि क्या है, इसको देने की विधि देखिए जो हमारी मिट्टी के ऊपर निर्भर करता है। जैसे हमारी मिट्टी दोमट और मटियार मिट्टी है तो उसमें क्या करते हैं, नाइट्रोजन को हम लोग 2 बार में देते हैं। एक होता आधी मात्रा जो होता है बुआई के समय, जब बुआई करेंगे तो कैसे करेंगे, तो उसके इसमें जो बीज से करीब 2-3 सेंटीमीटर गहराई पर हम लोग इस उर्वरक को डालते हैं और इसको डालेंगे। और इसके अलावा जो इसके साइड में अगर गिरता तो ज्यादा बेटर होता है, या उसके नीचे गहराई में खाद को देना चाहिए। और इसके जब हम लोग देखिए बोने के लिए सबसे बढ़िया हम लोग
या पहले था कि देसी हल से बोते थे, उसमें किनारे जो होता था चोंगा लोग लगा लेते थे हल के पीछे, तो यहाँ से बीज भर देते थे और इसमें यहाँ पर हल के पीछे ये धीरे धीरे बीज आगे बीज गिरता रहता था और ये धीरे धीरे हमारी खाद भी नीचे इसके बीच से ली जाती थी। अब हम लोग आ गए हैं सीड कम फर्टी ड्रिल आ गया है, सबसे बढ़िया बुआई का यंत्र भी आजकल है, उसी ज्यादातर बुआई हो भी रही है। उसमें 2-3 खाने बने रहते हैं, एक में हम लोग बीज डाल देते हैं, दूसरे खाने में उर्वरक को रख देते हैं मिक्स करके। तो वो जब बीज गहराई पर बोता जाता है और उसके नीचे करीब 2-3 सेंटीमीटर उर्वरक भी गिरता जाता है और पीछे से ढकता जाता है। ये सबसे, और उसमें दूरी मेंटेन रहती है करीब 20 से 22 सेंटीमीटर की जो हमारी लाइन से लाइन की दूरी मेंटेन रहती है, पौधे से पौधे की दूरी मेंटेन रहती है। तो सबसे बेस्ट हमारी सीड कम फर्टी ड्रिल आजकल इस्तेमाल हो रही है। उसके अलावा बोने की विधियां हमारे देखिए और भी हैं। एक तो हो गई आपको देसी हल के पीछे, और बोने की विधियों में एक दूसरी विधि है कि बेड प्लांटर आ गया है। बेड प्लांटर होता है, एक प्रकार का यंत्र है। ये जगह जगह मेड़ बनाता है, पट्टी बनाता है जमीन पर, हमारी मिट्टी बुरबुरी होती है, उस पट्टी बनाने के बाद जैसे ये पट्टी है यहाँ पर नाली हो जाएगी, फिर ये पट्टी है, जगह जगह मेड़ बनती है। इस पट्टी के बीच में हम लोग गेहूं बोते हैं। ये एक लाइन करीब ये होता है, ये करीब 70 सेंटीमीटर की दूरी पर ये बेड बनता है, जगह जगह बेड बनता है। इस बेड में करीब 3 लाइन गेहूं की आ जाती है मेड़ छोड़ करके। और इसमें एक फायदा और होता है कि इसमें हमारी सिंचाई करने में बहुत बढ़िया सुविधा रहती है, और जल निकास में अगर वर्षा भी कभी हो गई तो जल निकास भी इस नाली के माध्यम से होता रहता है। तो ये विधि बहुत अच्छी मानी जा रही है। इसमें बीज की मात्रा हमारी 25% कम हो जाती है। देखिए सामान्य बुआई में हम करीब 100 किलोग्राम बीज इस्तेमाल करते हैं, इसमें जो होता है 75 kg बीज इस्तेमाल करते हैं, तो बीज की बचत हो गई। और इसमें एक फायदा और होता है, इसको सिंचाई करने में कम पानी की आवश्यकता होती है और हमारी पैदावार भी बढ़ जाती है। बेड प्लांटर का हमारा एक और विधि बोने की है, जीरो टिलेज। जीरो टिलेज से हम लोग कैसे करते हैं, उसमें हम लोग जैसे जानते हैं कि खरीफ सीजन में अक्सर उगाते हैं कि गन्ना रहती है, जब हमारी गन्ना कटने के बाद पेड़ी खाली होती है तो लेट हो जाता है, तो उसमें गेहूं बोने में काफी देर हो जाती है। दिसंबर का महीना आ जाता है जब गन्ना सप्लाई होता है चीनी मिलों में। उसके अलावा हमारी मान लीजिए आलू हम लोग बोए हुए हैं, आलू लेट जो खुदाई करने के बाद भी गेहूं बो लेते हैं। और धान कट रहा है, जैसे धान अगहनी धान हम लोग बोए, धान कटने के बाद गेहूं बोते हैं, तब भी लेट हो जाता है। तो जो गेहूं का बोने का सबसे बेस्ट समय होता है, बोने का समय जो इसका टाइम होता है, नवंबर महीना सबसे बेस्ट होता है। नवंबर नहीं तो बोने को हम लोग अक्टूबर से लेकर के दिसंबर तक बोते हैं गेहूं को। ये अक्टूबर से नवंबर तक बोया जाता है गेहूं, लेकिन सबसे बेस्ट जो होता है बोनी धान हमारे गेहूं के लिए नवंबर का महीना बेस्ट है। तो इसको हम लोग जब धान काटने के बाद, आलू खोदने के बाद, गन्ना की पेड़ी समाप्त करने के बाद बुआई करते हैं तो बहुत लेट हो जाता है। अब इसका वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया है, अगर हम लोग दिसंबर में बुआई करते हैं तो ये जाकर के करीब 3 से 4 कुंतल प्रति हेक्टेयर प्रति सप्ताह उत्पादन हमारा कम हो जाता है। दिसंबर के महीने में जब बुआई करेंगे, तब जब नवंबर बो देंगे तो नॉर्मल स्थिति रहेगी। और अगर जनवरी में बोते हैं, जनवरी में बुआई करेंगे तो 4 से 5 कुंतल प्रति हेक्टेयर हमारी उपज प्रति सप्ताह घट जाती है। इसलिए बोने के समय पर बहुत ध्यान देना चाहिए। तो ये अभी हम लोग पढ़ेंगे, विलंब से गेहूं की बुआई के लिए भी पढ़ते हैं, पहले इसको जान लेते हैं। तो ये बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हमारे समय से बुआई हो जाए। जो जीरो टिलेज अभी बता रहे थे आपसे कि हम लोग पहले खेत की तैयारी नहीं करते हैं, फसल काटने के बाद सीधे उसमें जो यंत्र हमारा है जीरो टिलेज, उसमें क्या करते हैं कि 9 से लेकर 11 तक उसमें फाल लगे रहते हैं। तो उसको सीधे उसके ऊपर जैसे सीड ड्रिल हमारा होता है, उसे जीरो सीड कम फर्टी ड्रिल उसका नाम है। जीरो सीड कम फर्टी ड्रिल। इसमें क्या होता है कि इसे हम लोग फसल काट ली है धान की या जो हमारी खेत है, उसमें सीधे हम लोग ऊपर बीज और खाद रख देते हैं सीड ड्रिल की तरह। और उसमें जब ये गहराई पर जो पूर्ण बनती जाती है,
इसमें जो ये हमारे फाल लगे रहते हैं, गहराई कूड़ बनाएंगे, उसमें खाद और बीज डायरेक्ट गिरती रहती हैं। अगर धान के खेत में हम लोग सीड कंफर्टेड ड्रिल यूज कर रहे हैं तो कोशिश करें, जैसे हमारा ये धान की लाइन है तो इसके बीच में हमारी बुआई हो तो ज्यादा बेटर माना जाता है। इसमें जो होते हैं तमाम जो हमारे फसल के अवशेष होते हैं वो बचे रहते हैं, उससे फायदा भी है। अवशेष हमारे कार्बनिक पदार्थ तो जीवांश की मात्रा जो होती है खेत में बनी रहती है, उससे हमारा इरोजन भी नहीं होता है और धीरे धीरे वो सड़ करके उसमें खाद बन जाती है। और खरपतवार भी नहीं होता, जानते हैं कि इसमें खरपतवार बहुत होते हैं जो नुकसान भी करते हैं। जैसे आप गेहूं सा एक है बहुत, इसमें जीरो टिलेज से करने से ये हमारे कम हो जाते हैं, खरपतवार भी कम हो जाते हैं। और हमारी जो लागत होती है 2 से 2.5 हजार करीब, 2 से 2.5 हजार इसकी जो जुताई हम लोग खर्च करते खेत तैयारी में 2000 से 2.5 हजार रुपए या 3000 रुपए ये हमारे बच जाते हैं। इसमें डीजल पेट्रोल के हमारे डीजल जो ट्रैक्टर में लगता है इसकी लागत भी हमारी कम हो जाती है। तो जीरो टिलेज सिस्टम से हमारा ये फायदा है। अब देखिए हम लोग बुआई कर दिए, अब इसमें क्या हो गया, सिंचाई करनी होगी। तो सिंचाई इसमें मुख्य रूप से देखा जाए तो वैज्ञानिक तरीके से हम लोग 6 सिंचाई करते हैं। सिंचाई या इरिगेशन कहते हैं इसको। इसमें करीब जो होती हैं 6 सिंचाई जो अभी तक रिकमेंडेड है। लेकिन जो हमारी मटियार मिट्टी है, मटियार या दोमट में हम लोग 4 सिंचाई से भी हम लोग काम चला सकते हैं। जबकि बलुई मिट्टी में करीब हमारी 6 सिंचाई की आवश्यकता पड़ी जाती है। तो सिंचाई के लिए सबसे जो होता है इसकी मात्रा, कितना पानी लगाएंगे, करीब 5 से 6 सेंटीमीटर हम लोग गहराई पर पानी लगाते हैं। लेकिन समय कब होता है, जानते हैं कि ये सिंचाई जब हम लोग देते हैं, जिसकी पहली सिंचाई होती है सबसे अच्छी, सबसे बेस्ट सिंचाई होती है, बहुत इंपॉर्टेंट सिंचाई होती है, जिसको कहते हैं क्राउन रूट्स इनिशिएशन स्टेज पर, यानी ताज मूल अवस्था बोलते हैं। यानी जब हम लोग बीज बोते हैं करीब 20 से 25 दिन बाद उसके देखिए जड़ों के पास छोटे छोटे जड़ें निकलती हैं, इसको हम लोग ताज मूल कहते हैं, क्राउन रूट बोलते हैं। उस समय जो होता है सिंचाई करना बहुत ही आवश्यक है। इससे पहली सिंचाई हमारी है ताजमूल अवस्था। ताजमूल अवस्था या इसको कहते हैं क्राउन रूट इनिशिएशन, क्राउन रूट स्टेज पर कर सकते हैं। क्राउन रूट स्टेज ये होता है 20 से 25 दिन पहली सिंचाई करना चाहिए। और दूसरी जो सिंचाई हमारी होती है वो टिलरिंग स्टेज, यानी कल्ले निकलते समय, कल्ले या इसको क्या कहते हैं, टिलरिंग स्टेज। टिलरिंग स्टेज होता है ये 40 से 45 दिन पर इसकी ये सिंचाई करनी चाहिए। नंबर 3 हमारी है गांठ बनते समय, या गांठ बनते समय इसकी सिंचाई करते हैं। गांठ बनते समय करते हैं 60 से 65 दिन, 65 दिन पर सिंचाई करते हैं तीसरी। और जो चौथी सिंचाई हमारी है वो क्या है, फ्लावरिंग स्टेज, फूल निकलते समय, फूल निकलते समय या फूल निकलने से पहले थोड़ा कर सकते हैं। फूल निकलते समय होता है ये 80 से 85 दिन, ये गैप रखते हैं 20-25 दिन का, 80 से 85 दिन हो गया। और 5वीं जो सिंचाई हमारी होती है दुग्धावस्था, जब इसमें दानों में दूध बनने लगता है तो दुग्धावस्था बोलते हैं। दुग्धावस्था या मिल्किंग स्टेज कहते हैं। ये होता है करीब 100 से 105 दिन। और जो छठी सिंचाई हमारी है डप स्टेज, यानी दाना पकते समय, दाना पकते समय इसको जो हम लोग करते हैं ये हो जाता है 115 से 120 दिन तक। ये हमारी 6 सिंचाइयां हो गई मुख्य रूप से। तो इसको करने से हमारी पैदावार, जो हमारे दाने की जो मोटाई होगी, बढ़वार होगी, वो एकदम प्रॉपर मात्रा में होगी और हमारी पैदावार भी अच्छी हो गई। अब सिंचाई हमारी हो गई, इसके बाद देखिए अगला स्टेप आता है कि इसमें हमारे गेहूं में खरपतवार भी बहुत होते हैं। जैसे खरपतवार या वीड मैनेजमेंट कैसे करेंगे, तो खरपतवार के लिए देखिए इसमें मुख्य रूप से हमारे खरपतवार होते हैं। आप गेहूं में देखिए बथुआ है, ईरनकुरी है, चटरी मटरी है, जंगल जई है, और सबसे जो नोटोरियस, सबसे इसमें खतरनाक जो हमारा जो खरपतवार है फेलरिस माइनर, जिसको गुल्ली डंडा के नाम से भी जानते हैं या गेहूंसा के नाम से भी जानते हैं। तो ये हमारे फसल के लिए बहुत नुकसानदेह होता है। और इसको कंट्रोल करने के लिए 2 टाइप के होते हैं। एक होता है कि सकरी पत्ती वाले, एक चौड़ी पत्ती वाले। सक्रिय पत्ती वाले हमारे मुख्य रूप से हैं गेहूंसा
या इसको फेल्रिस माइनर कहते हैं। ये गेहूंसा या जंगली जई, ये जंगली जई होती है। ये संकरी पत्ती वाले हमारे दो हैं, और चौड़ी पत्ती वाले जानते हैं बथुआ है, करेथुआ है, और कृष्णनील है, चटरी मटरी है, और जंगली गाजर है। ये सब खरपतवार हैं। ये फसलों को हमारे बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। सबसे पहले इनको नष्ट करने के लिए तो हम लोग क्या करते हैं, मैनुअल करते हैं, खुरपी से इसकी हम लोग निराई उड़ाई करते हैं, हाथ उखाड़ करके कर देते हैं। सबसे अच्छा है, जिससे हम केमिकल कम से कम यूज करना पड़े। इसके जब हम लोग देखते हैं कि अगर हाथ से नहीं कर पाए हैं तो कुछ केमिकल भी इस्तेमाल करते हैं। तो इससे सकरी पत्ती वालों के लिए गेहूंसा और जंगली जई के लिए है। इसके आज पहले हम लोग करते थे, आज जो होता है वर्तमान में आ गया है ये सल्फोसल्फ्यूरान, ये दवा सबसे अच्छी मानी जा रही है। सल्फोसल्फ्यूरान जो होता है सबसे बढ़िया है इस समय। इसको गेहूंसा को फेल्रिस माइनस को नियंत्रण करने के लिए। तो इसकी मात्रा कितनी रखते हैं, 30 ग्राम मात्रा को रखते हैं। उसमें पानी की मात्रा कितनी रखेंगे, 300 लीटर पानी रखेंगे। इसका घोल बना करके हम लोग स्प्रेयर जो होता है दवा छिड़कने के लिए आता, एक उस नोजल जो होता है फ्लैट पैन नोजल से छिड़काव करते हैं। फ्लैट पैन नोजल से छिड़काव करने से हमारे फेल्रिस माइनस और जंगली जई नष्ट हो जाते हैं। अब देखिए चौड़ी पत्ती वालों के लिए हम लोग कौन सा केमिकल यूज करते हैं, जैसे बथुआ है, कृष्णनील है, अकरा है, अकरी है, चटरा जंगली मटर है। इसको नष्ट करने के लिए कौन सा करते हैं, जानते हैं 2,4-D एक दवा आती है। ये 2,4-D इसकी कितनी मात्रा लेते हैं, 80% सोडियम साल्ट बोलते हैं। 80% सोडियम साल्ट का ये आता है। और इसकी मात्रा जो होती है डिसाइड है, अगर ज्यादा मात्रा इस्तेमाल करेंगे तो हमारे फसलों को नुकसानदेह भी हो सकता है। इसकी जो मात्रा होती है ये 625 ग्राम को हम लोग करीब 750 लीटर पानी में घोल करके छिड़काव कर देते हैं। करीब 20 से 25 दिन पर, सल्फोसल्फ्यूरान भी करीब 20 से 25 दिन पर हम लोग छिड़कते हैं कि हमारे खरपतवार ये चौड़ी पत्ती वाले से और सल्फोसल्फ्यूरान से गेहूंसा और ये जो होते हैं जंगली जई वो सब नष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा देखिए हमारे जो होते हैं कुछ ऐसी दवाएं भी हैं जो कि हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो ये दोनों खरपतवार हमारे नष्ट हो जाते हैं। जैसे देखिए एक होता है पेंडिमेथिलीन, उसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं यानी प्री इमरजेंस, यानी बीज जमने से पहले, यानी बोने के 2-3 दिन बाद ही हम लोग दवा का छिड़काव कर देते हैं। पेंडिमेथिलीन बोलते हैं इसको, पेंडिमेथिलीन। ये दवा प्री इमरजेंस की है। पेंडिमेथिलीन 30% है। ये इसकी मात्रा है 3.3 लीटर की। इसको हम लोग 750 लीटर पानी में घोल बना करके बुआई के ठीक 2-3 दिन बाद ही हम यानी बीज जमने से यानी खरपतवार जमने से पूर्व इसका छिड़काव कर देंगे, तो न चौड़ी पत्ती वाले न सकरी पत्ती वाले कोई खरपतवार जमेगी नहीं। इसके अलावा देखिए हम लोग होता है मेट्रीब्यूजिन एक दवा आती है, उसका भी छिड़काव करते हैं। उससे भी हमारी सब फसलें नष्ट हो जाती हैं और खरपतवार नष्ट हो जाते हैं। लेकिन यदि केमिकल इस्तेमाल करना इसमें अच्छा नहीं माना जाता है, इसलिए जो खास दवाएं हैं। और पहले तो हम लोग मैनुअल पर ज्यादा ध्यान दें, अगर हाथ से न उसको समाप्त कर पाए तो उसके बाद ये स्टेप अपनाना चाहिए, ऐसे से बचना चाहिए। इसके अलावा देखिए हमारे खरपतवार हो गया, इसमें कुछ रोग और बीमारियां भी लगती हैं। रोग बीमारियां कौन सी लगती हैं जानते हैं, इसमें मुख्य रूप से हमारे रोग हैं वो सबसे ज्यादा खतरनाक है इसकी गेरुई, जिसको हम लोग रस्ट के नाम से जानते हैं। ये रस्ट या गेरुई, इसमें जानते हैं गेरुई 3 प्रकार की होती है। जो नंबर 1 है ये हमारी ब्राउन रस्ट, जिसको बोलते हैं ब्राउन रस्ट या लीफ रस्ट, इसको लीफ रस्ट के नाम से भी जानते हैं। ब्राउन रस्ट या लीफ रस्ट यानी भूरी गिरोई या पत्ती गिरोई के नाम जानते हैं। सबसे अधिक यही नुकसान करती है हमारे गेहूं की फसल को। इसके लक्षण होता है जानते हैं, ये हमारी गेहूं की पत्ती होती है यूं आकार की होती है। इसमें जगह जगह पर ये से ओवल शेप में
ये देखिए कहीं कहीं बहुत घने होते हैं, इसे पैच में होते हैं, नहीं तो ये बिखरे भी रहते हैं। इसकी विशेष पहचान भूरे रंग के होते हैं, ओवल कलर में होते हैं, राउंड शेप में होते हैं और ये पूरी पत्तियों पर फैले रहते हैं। जब ज्यादा इसका प्रभाव हो जाता है तो जो हमारी लीफ शीथ होती है, जो लीफ शीथ जानते हैं, इसके पास जो लगी रहती है, डंठल के पास जो लगी रहती है, यहाँ भी स्पॉट दिखाई पड़ते हैं। ये बहुत सीरियस हो जाता है तब थोड़ा बहुत तने, नहीं तो ये पत्तियों पर ही करता सबसे अधिक नुकसान करता है। ये पैक्सीनिया इट्साई करके आते हैं, जो इसका फफूद होता है, फफूदी फैलने वाला रोग है, तो उसकी वजह से होता है। इसके अलावा जो दूसरा फफूदी हमारा है वो है येलो रस्ट। उसको हम लोग येलो रस्ट के नाम से भी जानते हैं, येलो रस्ट या स्ट्रिप रस्ट के नाम से भी हम लोग जानते हैं। दूसरा वाला जानते हैं, जो पत्ती हमारी होती है ये पीले रंग की पत्तियों पर ये होता है, ये इसमें जो होते हैं इसके अंडे आकार जो होता है फफूंदी का, जो पस्ट्यूल्स बनाते हैं वो छोटे छोटे होते हैं और लाइन में होते हैं। ऐसे पत्तियों में लाइन से बने रहते हैं। इसकी विशेष पहचान होती है, ये पीले रंग होते हैं, नींबू रंग का यानी लेमन येलो कलर के इसके जो होते हैं स्पॉट होते हैं, ये पूरे पत्तियों में फैल जाते हैं। धीरे धीरे हमारी पत्तियां सब डेड हो जाती हैं। और जो तीसरा है हमारा ब्लैक रस्ट, ये ब्लैक रस्ट है। ये भी पैक्सीनिया वही फफूंदी लगता है, लेकिन इसकी स्पीच अलग होती है। तो ये इसमें क्या होता है, ये तना इसको कहते हैं, स्टेम रस्ट बोलते हैं इसको। स्टेम रस्ट ये तने पर ज्यादा प्रभाव करता है। स्टेम रस्ट जानते हैं, जो तना होता है हमारा गेहूं का, सपोज दैट ये तना हो गया, जैसे ये तना है, इस तने पर ही तमाम इसके जो है भूरे और ब्लैक कलर के करीब ये धब्बे पाए जाते हैं और धीरे धीरे पोस्ट्यूल होता है, इसमें पाउडर बन के निकलता है, हमारी फसलों को नुकसान करता है। ये ज्यादातर साउथ इंडिया में अधिक लगता है, लेकिन हमारे नॉर्थ इंडिया में जो होता है ये ब्राउन रस्ट और ये येलो रस्ट ज्यादा प्रभावित करता है, ये नुकसान भी करता है। इसके कंट्रोल के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए इसको नष्ट करने के लिए तत्काल में तो हम लोग होता डाइथेनियम 45 या जिनेब डाइथेनियम 45 से सब का इस्तेमाल करते हैं। जैसे जिनेब जो होता है ये करीब 2 किलोग्राम मात्रा, करीब 700 लीटर पानी में, 700 लीटर पानी में हम लोग घोल बना करके इसे 15-15 दिन के अंतर पर छिड़काव करते रहते हैं, तो इस हमारे गिरोई से जो होता है काफी कुछ छुटकारा मिल जाता है। इसके अलावा इसमें एक बीमारी और लगती, सबसे खतरनाक बीमारी देखिए होता है स्मट, इसको कंडुआ रोग से भी कहते हैं, लूज स्मट बोलते हैं या कंडुआ के नाम से भी जानते हैं। गेहूं में देखिए ये कंडुआ होता है, हमारे बालियां होती हैं, कहीं के दाने की जगह पर क्या होते हैं सफेद पाउडर की तरह बन के निकलता है, उसमें क्या होते हैं वो फफूंदी होती है, स्पोर्स होते हैं, वो कहीं दूसरे पौधे पर जाकर भी प्रभावित करते हैं। इसके लक्षण क्या होते हैं, ये सीड बॉर्न डिजीज है, यानी बीज के अंदर ही बने रहते हैं, सीड बॉर्न डिजीज, यानी इसके जो स्पोर्स हैं, ये जो फफूंदी है वो बीज के अंदर ही रहता है। जब हम बोते हैं तो बीज के साथ साथ ये भी बढ़ता रहता है और इसकी जो बालियां निकलने की अवस्था होती है, जो सामान्य गेहूं हमारे स्वस्थ गेहूं है उससे थोड़ा पहले ये बालियां निकलती हैं। जो ऊपर जहां बालियां निकलती हैं उसके पास वाली जो लीफ होती है उसको फ्लैग लीफ से नाम जानते हैं। तो फ्लैग लीफ होती है, थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है और ये बालियां जो निकलती हैं हमारे गेहूं की, ये निकलनी चाहिए। तो यहाँ पर दाने की जगह क्या होता है, सब पाउडर बन जाता है, एकदम ब्लैक कलर का पाउडर होता है। ये पाउडर जब उड़ता है और ये आसपास के जो हमारे स्वस्थ पौधे होते हैं उस पर जाकर स्टिग्मा पर चिपक जाता है और उनको इन्फेक्ट कर देता है, तो बीज हमारे जो अगली बार बोएंगे तो फिर हो जाता है। इसको समाप्त करने के लिए क्या सबसे बड़ा तरीका है, तो इसके लिए हम लोग बीज उपचार करते हैं। जो होता है सिस्टमेटिक, जो फंजीसाइड होता है, जैसे कार्बाक्जिन है, अविटावेक्स है, इसका जो केमिकल है कार्बाक्सिन और कार्बेंडाजिम या विटावेक्स से 2 ग्राम पर केजी सीड से हम लोग उपचारित करते हैं। इसके अलावा एक सोलर ट्रीटमेंट होता है, इसको समाप्त करने के लिए सोलर ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं जब गर्मियों में बहुत तेज धूप होती है, मई के लास्ट और जून के पहले सप्ताह में गेहूं के बीज को 4 घंटे तक सुबह करीब भिगोते हैं, उसके बाद एकदम धूप में छत पर ले जाकर कहीं फैला देंगे और 2-3 दिन उसको खूब धूप से उसको सुखाते हैं। सुखाने से क्या होता है, जब 4 घंटे भिगोते हैं तो जो होता है इसके
स्पोर्स होते हैं फफूंद के लूजिस्मट वाले, ये जम अंकुरित हो जाते हैं उसमें, और जब धूप उसमें लगती है तो वो डेड हो जाते हैं, तो हमारा बीज सेफ हो जाता है। इसको हम लोग अगली बार इस्तेमाल जो है बीज के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें एक होता है अल्टरनेरिया ब्लाइट। गेहूं में अगला रोग हमारा अल्टरनेरिया ब्लाइट होता है। अल्टरनेरिया ब्लाइट ये भी होता है। अल्टरनेरिया ब्लाइट होता है, ये पत्तियां जो हमारे नीचे पत्तियां होती हैं धीरे धीरे किनारे से पहले पीली होने शुरू हो जाती हैं, फिर सिकुड़ने लगती हैं, धीरे धीरे सूख जाती हैं और धीरे धीरे बीमारी ऊपर तरफ बढ़ती जाती है। यानी ब्लाइट मीन्स जलन हो जाता है, पत्तियां से जली हुई झुलसी हुई प्रतीत होती रहती हैं। इसको समाप्त करने का फफूंदी जनित रोग ये भी है। इसको नष्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि उसका वही डाइथेनियम 45 जिनेब का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। इसके लिए ही जिनेब 2 kg करीब 750 या 700 जो है लीटर पानी में घोल बनाकर इसका 15 दिन के अंतर छिड़काव करते हैं। इसके अलावा एक गेहूं में होता है जो मुख्य रोग है सेहू रोग, जो कि नेमेटोड एक प्रकार का जीव होता है, सूक्ष्म जीव होता है जो मिट्टी में पाया जाता है, उससे होने वाला रोग है ये सेहू रोग या इसको ईयर काकिल के नाम से जानते हैं। ईयर COCKLE ईयर काकिल ये जानते हैं। ये एक प्रकार के नेमेटोड से होने वाला एक जीव है। नेमेटोड से होने वाला सूक्ष्म जीव होता है जो धीरे धीरे हमारे फसल के अंदर एंट्री करके जो होता है, हमारी जो बालियां होती हैं वो बालियों में दाने की जगह क्या होती है, छोटी छोटी गांठें बन जाती हैं। तो ये हमारी देखिए वो पत्तियां भी होती हैं बड़ी थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी बनी रहती हैं, और जो बालियां निकलती हैं टेढ़ी होती हैं, दाने के जगह छोटी छोटी गांठ बन जाती हैं, जिससे बहुत नुकसान होता है। इसको ईयर इसकी पत्तियां होती हैं, यानी ईयर काकिल होता है जो होता है, इसे मुर्गे की कलगी होती है उसी प्रकार की इसकी बालियां बन जाती है, इसीलिए इसका ईयर काकिल या सेहू रोग के नाम जानते हैं इसको जो समाप्त करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है, इसका जो बीज होता है बहुत हल्का होता है, तो उसको हम लोग 2% नमक में, यानी 200 ग्राम नमक लेकर के इसको 10 लीटर पानी में घोलकर बीज को डालेंगे और उसको थोड़ी देर चलाएंगे। जो हमारे ये वाले सेहू रोग वाले जो पौधे बीज होंगे वो हल्के होते हैं, और जब उसके पानी के ऊपर आ जाएंगे उसको छानकर हम लोग अलग कर लेंगे। और उसके अलावा जो होता है इस बीज को, नमक वाले बीज को 2-3 बार साफ पानी से धोने के बाद ही हम लोग इस्तेमाल करते हैं। उससे नेमेटोड को जो नष्ट करने के लिए एक दवा भी आती है, यानी जब हम लोग खेत की तैयारी करते हैं तभी उसमें कार्बोफ्यूरान आता है। कार्बोफ्यूरान दवा का नाम है, एक कार्बोफ्यूरान। इसका प्रयोग करते हैं करीब 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 20 से 25 केजी प्रति हेक्टेयर हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ये होता है जो नेमेटोड नष्ट हो जाता है तो अगली फसल को हमारी नुकसान नहीं करता है। इसके अलावा इसमें कुछ कीड़े भी लगते हैं, तो हमारे रोग हो गए। कीड़े देखिए सबसे अधिक नुकसान पहुंचाने वाला जानते हैं दीमक होता है, इसको टर्माइट के नाम जानते हैं। ये सोशल इंसेक्ट होता है, इसमें श्रमिक होते हैं और सैनिक होते हैं और राजा और रानी भी होते हैं, इसे समाज होता है हमारा, उसी प्रकार इनमें भी होता है। तो दीमक जो टर्माइट को नष्ट करने के लिए हम लोग क्या ध्यान रखें कि जैसे हम लोग अगर गोबर की खाद डाल रहे हैं, कंपोस्ट की खाद डाल रहे हैं, उसी प्रकार से सड़ी होनी चाहिए। और उसमें जो होता है कि खेत तैयारी के समय अगर हम लोग इसमें नीम की खली ये डाल दें तो उससे भी हमारे टर्माइट्स कंट्रोल होते हैं। इसके अलावा एक हमारा आता है ब्यूवेरिया बैसियाना, ब्यूवेरिया बैसियाना एक प्रकार की फफूंदी है। ये ब्यूवेरिया बैसियाना फफूंदी है। इसको हम लोग करीब 60 से 80 केजी गोबर की खाद में इसको मिला करके पानी छिड़कते रहते हैं, एक हफ्ते छाया में रखते हैं और अंतिम जुताई के समय खेत में फैला करके जब इसको मिला देते हैं तो ब्यूवेरिया बैसियाना क्या करता है, जो दीमक होता है उसको नष्ट कर देता है और वो बीमार कर देता है, जिससे वो सब जितने फफूंदी हैं सब मर जाते हैं। ये हमारा जैविक प्रकार से ये है ब्यूवेरिया बैसियाना फफूंदी है, जो बिना केमिकल के भी हम लोग दीमक को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर ये उपलब्ध नहीं है तो इसको हम लोग समाप्त करने के लिए क्लोरपायरीफास एक दवा सबसे अच्छी मानी जाती है। क्लोरपायरीफास
कि जो होता है करीब 2 केजी मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, पानी घोल करके छिड़क देते हैं, तो हमारे दीमक सब नष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा दीमक के अलावा इसमें जो हमारे गेहूं में होता है एक गुझिया लगता कीड़ा होता है, गुझिया बिबिल। गुझिया बिबिल क्या करता है, ये हमारे पौधे को धीरे धीरे काट देता है जमीन से। गुझिया बिबिल ये छिपा रहता है उसी खेत में और पौधे के उसको जड़ से काट देता है, पत्तियां खा जाता है, ये भी बहुत नुकसान करता है। इसको नष्ट करने के लिए हम लोग क्लोरोपाइरिफास या डाइमेथोएट एक दवा आती है, डाइमेथोएट। ये करीब 2 किलोग्राम मात्रा, 1.5 से 2 केजी मात्रा का हम लोग इसको पानी में घोल कर छिड़क देते हैं, तो ये हमारी गुझिया या बिबिल जो होती है समाप्त हो जाती है। इसके अलावा हमारे इसमें और भी लगते हैं, आर्मी वर्म भी लगता है, माहू भी लगता है। माहू को नष्ट करने के लिए, माहू जानते हैं कि पत्तियों का रस चूसता है, बहुत मुलायम होता है, ग्रीन कलर का होता है, तो उसको नष्ट करने के लिए भी डाइमेथोएट का अगर हम छिड़काव करते हैं तो ये जो है सब कीड़े हमारे नष्ट हो जाते हैं। अब देखिए ये हो गया। अब इसके अलावा हमारा जो होता है, बातें अगले स्टेप पर हम कटाई, गेहूं कटाई जब करते हैं तो कटाई करने के लिए सबसे अधिक देखते हैं कि उसमें नमी, आप देखिए कि कम से कम रह गई, करीब 20 से 25% जब नमी रह जाती है तो हमारा गेहूं काटने लायक हो जाता है। ये अप्रैल के महीने में गेहूं कटाई शुरू हो जाती है, तो वैरायटी के ड्यूरेशन के आधार पर कितने दिन वैरायटी है तो उसको हम लोग समय से कटाई कर लेते हैं। कटाई जानते हैं हंसिया से भी करते हैं, अब तो कंबाइन आ गई है, तो कंबाइन से साथ में कटाई, मड़ाई और सफाई सब हो जाती है, तो उससे कर लेते हैं। जो उपज होती है इसकी, उपज या यील्ड, उपज हमारी होती है, ये करीब होती है अलग अलग। जो बौनी जात की हमारी प्रजातियां हैं उसमें करीब 50 से 60 कुंटल प्रति हेक्टेयर। कुछ लोग ये कहते हैं करीब 45-50 कुंटल होती है, लेकिन अच्छी जो वैरायटियां हैं 45 से 50 कुंटल भी हो जाती हैं। लेकिन जो बहुत अच्छा केयर करने हैं तो हम लोग 60 कुंटल तक भी उपज ले सकते हैं, लेकिन समान रूप से 45 से 50 कुंटल ही हम लोग उपज प्राप्त होती है। और जो रेनफेड एरिया होता है, जहाँ सिंचित क्षेत्र होता है, वहाँ सिंचाई की सुविधा नहीं होती है, वहाँ पर ये करीब 25 से 30 कुंटल ही हमारी उपज हो पाती है। ये होता है। इसको भंडारण जब हम लोग करते हैं करीब 10 से 12 जो होता है % नमी होना चाहिए, तो हमारा पूसा बिन आता है, पंतनगर कोठला के नाम से आता है, उसको भी हम लोग करते हैं। गेहूं हमारा एक और इम्पोर्टेंट है सर, देखिए हम लोग जब लेट सोइंग कहते हैं कि देर से गेहूं, विलम्ब से गेहूं की बुआई के लिए कुछ शर्तें होती हैं, उसमें विलम्ब से बुआई गेहूं के लिए क्या क्या ध्यान रखेंगे। सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे जो हमारी प्रजातियां होंगी वो विलम्ब वाली प्रजातियां, बोने वाली प्रजातियां उसमें कौन कौन सी हैं। जैसे देखिए आपकी ये है 7903 है, और पूसा पछेती है, पूसा पछेती, और ये नरेंद्र हीट 1014 है, और यूपी 2425 है। ये सब वैरायटियां होती हैं हम लोग लेट सोइंग यानी विलम्ब से गेहूं की बुआई के लिए सबसे अच्छी मानी जाती हैं। इसमें एक ध्यान और रखते हैं, इसे बीज की मात्रा जो होती है 125 किलोग्राम रखते हैं, और इसकी जो बुआई होती है करीब हम लोग उसमें 20 सेंटीमीटर रखते थे, इसका जो बुआई के हम लोग 15 से 18 सेंटीमीटर की दूरी पर बोते हैं। और इसमें सिंचाई हम लोग देखिए उसमें अच्छा किए थे और 20 से 25 दिन करते हैं। इसकी जो सिंचाई होती है वो हम लोग 15 से 20 दिन में ही सिंचाई थोड़ा इसके पहले कर देते हैं। और बोने के पहले क्या करते हैं, जब विलम्ब से बोते हैं तो इसको हम लोग 24 घंटे बीज को पहले भिगो लेते हैं, हल्का सा अंकुरित हो जाता है तब बोते हैं, तो हमारा जो होता है समझिए 1 हफ्ता कवर कर लेता है। अंकुरित बीज को ही बोने से हमारी पछेती जो होती है गेहूं की फसल अच्छी पैदा हो जाती है। ये गेहूं के जो देखिए सबसे पहले अगर हम लोग थोड़ा सा इसका और जान लेते हैं गेहूं के बारे में, इसको हम लोग ऊसर में भी बोते हैं और सिंचित क्षेत्रों में रेनफेड के लिए भी होता है। रेनफेड देखिए एक होता है गेहूं की और प्रजाति है, इसको ड्यूरम गेहूं कहते हैं, ड्यूरम, टेटिकम ड्यूरम के नाम से जानते हैं, टेटिकम ड्यूरम। ये ड्यूरम गेहूं होता है जिसके हम लोग मुख्य सूजी बनाते हैं, आजकल नहीं इसको सूजी बनाई जाती है, और ये रेनफेड एरिया में होता है, इसकी बुआई अक्टूबर महीने में की जाती है। ड्यूरम की तमाम वैरायटियां आई हैं, इसे पूसा मंगला के नाम से एक आई है, पूसा मंगला है, और ये है 1555, ये ड्यूरम की वैरायटियां हैं। जानते हैं जो हमारी बौनी प्रजातियां आई उसमें एक वैज्ञानिक का नाम मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो है शांत उससे जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं, वो है नॉर्मन बोरलांग, उनका नाम है
नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलांग। ये हम बहुत ही रिनाउंड साइंटिस्ट रहे हैं। ये मैक्सिको के रहने वाले थे। इनको गेहूं की प्रजाति, बौनी प्रजातियों को निकालने में इनका सबसे बड़ा योगदान है। इनको इसीलिए हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है। ये जब वो द्वितीय विश्व के युद्ध के बाद इन्होंने देखा कि गेहूं पर जो धीरे धीरे जो है हमारे जो है उत्पादन कम हो गया है और भुखमरी की स्थिति बन रही है, तो ये लोग जो टीम बनी थी गेहूं के बारे में, तो ये सब लोग पहले देखे तो जापान में एक नोरिन नामक एक प्रकार का गेहूं था जो छोटे आकार का था, जबकि बहुत अच्छी पैदावार नहीं थी, तमाम बीमारियों से ग्रसित था। लेकिन इस नोरिन में देखे कि ये बहुत छोटे आकार का है, तो इसके जीन्स को ले जाकर, जो टाल वैरायटी हमारी होती थी पहले, लंबे लंबे गेहूं होते थे जिससे हवा चलने से गिर जाते थे, हमारा उत्पादन बहुत कम होता था। उसमें हम लोग कितना खाद उर्वरक या डालते थे तो उस पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता था, क्योंकि गिर जाने से उत्पादन घट जाता था। तो ये बौनी प्रजाति आई तो नोरिन 10 एक उन्होंने वैरायटी धीरे धीरे निकली गई जापान में। उसके बाद ये मैक्सिको में गए तो वहाँ तमाम प्रकार की वैरायटियां, लरमा राजू 64 ये है, और सोनरा 63 है, सोनरा 64 है, ये सब वैरायटियां निकली जो ड्वार्फ यानी बौनी प्रजाति की थी। उसको कितना भी खाद और उर्वरक दीजिए तो गिरती नहीं थी। उसके जो होते हैं हमारे बालियां भी बड़ी बड़ी होती थी, जिससे उत्पादन बहुत अधिक बढ़ गया। जब वहां से 1963 में वहां पर माया मैक्सिको से ये हमारी 4-5 वैरायटी लरमा राजो 64 और सोनरा 63 और सोनरा 64 आई, तो वहां से आने के बाद 64 में पूरे भारतवर्ष में इसका धीरे धीरे जो है वो ट्रायल किया गया, और 65 में ही इसकी लरमा राजो और सोनरा 64 को हम रिलीज कर दिया पूरे देश के लिए। तो इसका बम्पर उत्पादन हुआ, जो होता उसमें खाद उर्वरक भी इस्तेमाल किया गया। तो धीरे धीरे हमारे भारत की जो स्थिति खराब थी, उस समय अनाज बहुत कम होता था, दुर्भिक्ष कहीं भी पड़ जाता था, सूखा पड़ जाता था, तो उत्पादन बढ़ने लगा। जहां हम लोग 1950 में करीब 7 मिलियन टन गेहूं का उत्पादन जो था, 1947 में 7 मिलियन टन था। अब वर्तमान में हमारा इस समय कितना हो गया, 100 मिलियन टन। अब देखिए कितना अंतर है। इसका सबसे बड़ा प्रभाव क्या है, हमारी जो उन्नतशील प्रजातियां आ गई और हमारे उर्वरक का प्रयोग होने लगा, तमाम जो है खरपतवारनाशी, कीटनाशी, तमाम प्रकार के जो है इसके इनपुट्स थे वो प्रयोग होने लगे। तो हमारे हरित क्रांति आई, और भारत में हरित क्रांति लाने का सबसे बड़ा श्रेय हमारे जो स्वामीनाथन, एम.एस. स्वामीनाथन हमारे हैं, एम.एस. स्वामीनाथन जी। ये भारत एम.एस. स्वामीनाथन, ये कंपटीशनों में भी आता। भारत के हरित क्रांति के जनक कौन है, एम.एस. स्वामीनाथन। ये तमिलनाडु के रहने वाले थे। इन्होंने गेहूं बौनी प्रजातियों के बारे में इनके साथ में यानी बोरलांग के साथ, उनके साथ में इन्होंने रिसर्च का काम किया और नई नई वैरायटियों का, धान का और गेहूं की तमाम प्रजातियों का विकास किए, जो हमारे उत्पादन में इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही। इससे भारत अपने अनाज उत्पादन में आत्मनिर्भर हो सका। तो आज हम लोग गेहूं के खेती के बारे में पढ़ लिए हैं। अब इस लेसन को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली बार फिर मिलते हैं यहीं पर। धन्यवाद।